स्वागत है आप सभी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लूसेंट प्रीवियस ईयर जीके सीरीज में, जो आपके आगामी एग्जाम एसएससी रेलवे या फिर भारत में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। इसी क्रम का आज पहला प्रश्न है कि 1935 का अधिनियम जो था वो कब लागू किया गया था। तो देखिए, इसमें बड़ी आसानी से कोई भी 1935 टिक कर देगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। अधिनियम बनाया गया था 1935 में, लेकिन इसे जो है भारत में लागू कब किया गया था? 1937 में। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी इसे बोला जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो ये भारत में लागू किया गया था वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो द्वारा। लॉर्ड लिन लिथगो, ये भी आपने याद रखना, भारत के इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट माना जाता है इसे, जिसने भारत में अंग्रेजों द्वारा जो सरकार की शासन की पद्धति थी उसे बदल के रख दिया था। भारत के संसद किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के किसी भी विषय पर राष्ट्र हित में कानून बना सकती है? तो किस अनुच्छेद में ये सकती है कि संसद द्वारा राज्य सूची पे के लिए कानून बना सकती है? तो ये है अनुच्छेद 249, जिसमें संसद चाहे तो राज्य में कोई भी कानून बना सकती है जो कि राज्य सूची के अंतर्गत आता है। किस राज्य में छठी अनुसूची का प्रावधान लागू नहीं किया जा सकता? तो सबसे पहले समझते हैं छठी अनुसूची में है क्या। तो देखिए, जनजातीय क्षेत्रों के बारे में इसे लिखा गया है, और इसमें जो है ना मेनली नॉर्थ ईस्ट के जो क्षेत्र हैं उसके बारे में बताया गया, जैसे मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, उसके बाद असम भी है जो कि इसमें शामिल है। तो कौन सा नहीं होगा? गोवा जो है, गोवा में ये नहीं हो सकता है। आपने ये भी पूछा जाता है कि गोवा को कब पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था, तो ये भी आप याद रखेंगे कि 1510 में किया था। उसके बाद गोवा को 1961 में आज़ाद कराया जाता है। हालांकि भारत 1947 में आज़ाद होता है, लेकिन गोवा को 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद किया जाता है। और उसके बाद गोवा को अलग राज्य का दर्जा कब मिलता है, ये अभी हाल ही में पूछा गया था, तो 1987 में मिलता है। किससे? 56वां संविधान संशोधन से। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, 56वां संशोधन से गोवा को नए राज्य का दर्जा मिल जाता है। तो एक प्रश्न के साथ साथ आपके 4-5 प्रश्न हो जा रहे हैं। किसके पास भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति है? तो विधि आयोग जो है, विधि आयोग के पास ये शक्ति है कि वो, एक मिनट, पूछ रहा है कि किसके पास सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति है। तो देखिए, हमारा जो संसद है उसके पास ये शक्ति है कि वो सर्वोच्च न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सके। इसे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था तो उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 1950 में आपको बता दूं कि न्यायाधीशों की संख्या मात्र 8 थी, और इसको बाद में अलग अलग ड्यूरेशन में बढ़ाया गया। और अभी वर्तमान में 2019 की बात कर लें या 2020-22 की, यानी अभी की बात करें, तो अभी टोटल कितने न्यायाधीश हैं? 34 न्यायाधीश हैं। ठीक है, ये भी आपको पूछा जा सकता है, तो ये दोनों याद रखना है। 1950 वाला एनटीपीसी में पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और ये दो अभी 34 न्यायाधीश हैं, ये भी आपने समझना, जिसमें एक जो है मुख्य न्यायाधीश है। भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियां शामिल हैं? तो कितने शेड्यूल हैं इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो टोटल 12 शेड्यूल है। प्रथम शेड्यूल से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसमें जो है संघ राज्य, संघ एवं राज्य के बारे में है, तो ये आपने याद रखना है। और 11 और 12 भी कई बार पूछा जाता है। तो इसमें नगर पालिका है, आपने ये याद रखना, नगर पालिका जो है। और 12वां में क्या है? पंचायत है। तो ये दोनों आप याद रखेंगे। 10वां में दल बदल है, 10वां में। तो ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार अपने एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या पूछ रहा है कि जनहित याचिका यानी पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का एक उदाहरण है। तो इसमें से कौन सा जो है पीआईएल का एक उदाहरण है, ये पूछ रहा है। तो न्यायिक सक्रियता, मतलब न्याय के प्रति आप कितने ज़्यादा जागरूक हैं, कितने ज़्यादा सजग हैं, ये पीआईएल का एक उदाहरण है। और अच्छा, ये पूछा जाता है कि पीआईएल सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो आपने याद रखना है, पीएन भगवती जो थे, ये एक जज थे जिन्होंने जनहित याचिका की अवधारणा को भारत में लाया था। और ये जो है अभी बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, तो इसे आप याद रखिएगा कि पीआईएल जो है बीएन भगवती द्वारा भारत में लाया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या पूछ रहा है। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत का वर्णन इस प्रकार करता है। तो भारत जो है राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है भारत। और संविधान के अनुच्छेद 1 में इसके बारे में बताया गया है, इसे यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला जाता है भारत को। तो इसे आप याद रखेंगे, इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, आपने सही जवाब देना है। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में है? तो परम शक्ति में कई लोग जो है संसद और या किसी कोई राष्ट्रपति टिक करता है, और ये दोनों ही गलत हो जाएगा। भारत का प्रस्तावना जो है उसमें ये साफ साफ लिखा गया है प्रियम्बल में कि भारत में जो है परम शक्ति जो है वो जनता के हाथों में, पीपल ऑफ इंडिया को प्रधान बनाया गया है, हैंड्स ऑफ जनता। तो अल्टीमेट पावर जो है भारत के जनता के हाथों में रखा गया है।
किसने कहा कि भारत सरकार अधिनियम जो था 1945 ये दास्ता का चार्टर अधिनियम था। जैसे मैंने बताया कि 1935 के अधिनियम के बाद जो है भारत में जो है शासन व्यवस्था काफ़ी हद तक बदल गई थी। तो इसे चार्टर ऑफ स्लेवरी बोला था। किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू ने बोला था 1935 के अधिनियम को, जो कि 1937 में भारत में लागू किया गया था। संसदीय स्वरूप को सबसे पहले निम्नलिखित में से किस देश में पेश किया गया था? तो देखिए संसदीय स्वरूप जो है इसका ये पहले सबसे पहले कहाँ चला गया था? तो ये सबसे पहले जो है आपका बेल्जियम और नीदरलैंड में चला था। और उसके बाद अभी की बात करें जहाँ से भारत में लिया गया, तो ये कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया। और ब्रिटेन में 1707 से ही संसदीय स्वरूप जो है, पार्लियामेंट्री स्वरूप जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया था और इसके बाद ही इसे भारत में लाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। संसद किसके तहत राज्यों को वित्तीय सहायता यानी फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करेगी? तो ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 275 में इसका वर्णन है कि संसद राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। और बात करें किस अनुच्छेद में, तो 268 से लेकर 293 इसमें राज्यों को दिए गए हेल्प के बारे में इन अनुच्छेद के बीच में लिखा गया। कभी कभी भाग के बारे में पूछा जाता है, तो आपने ये भी रखना कि भाग 12 में भी इसका वर्णन है कि अलग अलग समय पर जरूरत पड़ने पर संसद को राज्यों की मदद करनी पड़ेगी। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किसके संविधान से लिया गया है? प्रस्तावना यानी प्रियम्बल का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है, यानी यूएसए से। देखिए राष्ट्रपति का महाभियोग जो है वो भी जो है यूएसए से लिया गया है, ये पूछा जाता है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का जज का जो है महाभियोग भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। उसके बाद आपने याद रखना है कि जनता का जो मूल अधिकार है, हमारा जो मूल अधिकार है, वो भी कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से ही लिया गया है। तो ये अक्सर एग्जाम के लिए पूछा जाता है, तो आपने सारा का सारा याद रखना है। जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता रहा हूँ वो कभी ना कभी पूछा गया है। और जब आप इन प्रश्नों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्रीवियस ईयर में आपने कहीं ना कहीं इन प्रश्नों को देखा होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपके आगामी एग्जाम में यही प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसलिए आप इससे प्रीवियस वीडियो भी जितने हैं वो भी 45 वीडियो आ चुके हैं, वो भी आप देख ले। आपका जो है जीके का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पे जो है हम 50 प्रश्न सिर्फ 15 मिनट में ही डिस्कस करेंगे, तो आपका समय भी इसमें काफ़ी बचेगा। अब देखिए पूछ रहा है कि एक उच्च न्यायालय किसके तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 226 जो है इसमें रिट का वर्णन है, जो कि जो है एक उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जो है जारी करता है। सिविल कोर्ट ये जारी नहीं कर सकता है, ये भी आपने पता होना चाहिए। इसे सिर्फ हाई कोर्ट जारी करेगा अनुच्छेद 226 में। और कितने तरह के रिट है? 5 तरह के रिट है। कौन कौन से रिट है? हेबस कॉर्पस है यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण है, जो कि अभी आपने दृश्यम फिल्म में देखा होगा। मेंडामस है, मेंडामस परमादेश है, अधिकार परीक्षा है, क्यू वारंटो है, सरसरी है। ये सारे जो है टोटल 5 रिट जो है आपको हाई कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है विभिन्न समय पे। संविधान के किस भाग में पंचायतों के त्रिस्तरीय व्यवस्था की परिकल्पना की गई है? तो देखिए भाग जो था 9, इसमें पंचायतों के त्रिस्तरीय व्यवस्था, ग्राम पंचायत, नगर परिषद और जो है आपका क्षेत्रीय लेवल पे जो पंचायत होता है उसके त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के बारे में बताया गया। आपने ये भी याद रखना है कि किस अनुसूची में है, ये अगर आपसे पूछ ले तो अनुसूची का नाम क्या होगा? अनुसूची हो जाएगा 11वीं अनुसूची में जो है पंचायत के बारे में बताया गया। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। ये भी एक पॉलिटी से प्रश्न है कि भारतीय संविधान कैसा है? तो ये कठोर भी है, लचीला भी है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कि ना तो कठोर है ना तो लचीला है, जो है क्योंकि ये इन दोनों का ही मिक्सचर है। तो इसलिए एक चीज़ आप नहीं बोल सकते हैं, ये दोनों का मिक्सचर है, कठोर और लचीला दोनों है। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में भारतीय के संविधान के तहत एक चुनाव आयोग का प्रावधान है? यानी सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो ये अनुच्छेद 324 में लिखा गया है। किसके बारे में? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। भारत में फ्री और इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो है पार्लियामेंट ने इसे निर्देशित किया है। अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता का अधिकार जो है कहाँ से लिया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार जो है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो ये आपने याद रखना है, फ्रांस से लिया गया अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष जो है समानता, यानी कानून के नज़र में जो है सबको ही, चाहे वो कितना अमीर हो, गरीब हो, चाहे किसी भी जाति का हो, तो कानून के नज़र में वो समान रहेगा। इसी के तहत बड़े राजनेताओं या बड़े राजा के बेटों को भी जो है जुर्म करने पर सजा मिलती है, चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो। समानता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है किसके अंतर्गत? तो देखिए 14, 15, 16 ये सारे जो अनुच्छेद है, साथ ही साथ इसमें जो 17 है, 18 है, इन सब के अंतर्गत जो है समानता का अधिकार बताया गया है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर भाग की बात करें कि समानता का अधिकार किस भाग में, तो आपने ये भी याद रखना कि भाग 3 में जो है
कानून में समानता का अधिकार लिखा गया है। आर्टिकल अनुच्छेद जो है 14 से 18 के बीच इसका वर्णन है हमारे संविधान में। अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय संविधान के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किसमें किया गया है। तो अनुच्छेद 32 जो है ये संविधान की आत्मा इसे बोलते हैं, संविधान की आत्मा। और इससे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे बोला जाता है। तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के बारे में बताया गया है, यानी कि संविधान में हम लोग अमेंडमेंट कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। और अभी तक भारतीय संविधान में 100 से भी ज़्यादा जो है सुधार किए जा सके हैं। भारतीय संविधान किस भाग में संविधान की आत्मा के रूप में, जैसे मैंने अभी जो बोला था, ये फिर से वही प्रश्न आ गया। संविधानिक उपचारों का अधिकार यानी ऑप्शन डी जो है, संविधान की आत्मा को किसको बोला जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद किसके है? 32 है। और इसे संविधान की आत्मा कौन बोलते हैं ये भी पूछा जाता है। तो बी आर अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा बोला। बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो ये भी आपने याद रखना। अब देखते हैं अगला, इसे बौद्ध धर्म से संबंधित है और पूछ रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको चारों के चारों बौद्ध संगतियां याद रखनी है क्योंकि परीक्षा में कई बार रिपीट होता है। तो पहली बौद्ध संगति जो है वो राजगृह में होता है, याद रखना है। सेकंड बौद्ध संगति जो है वैशाली में होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र यानी कि जो अभी पटना है बिहार की राजधानी वहाँ। और चौथी जो है कुंडल वन में होता है। पूछिएगा कुंडल वन कहाँ है, तो ये कश्मीर में स्थित है। तो इसे आप याद रखिएगा। अच्छा, इसके समय राजा कौन था ये भी पूछा जाता है। तो प्रथम बौद्ध संगति के समय अज्ञात शत्रु जो थे वो राजा थे। द्वितीय बौद्ध संगति के समय कालाशोक आपके राजा थे। चौथी बौद्ध संगति के समय जो है अशोक आपके राजा थे, यानी पाटलिपुत्र में तो अशोक का ही निवास था, आपको पता होगा। और चतुर्थ जो बौद्ध संगति होती है उसमें कनिष्क राजा थे। और इसमें से एक आपको याद रखना है कि सूत्र पिटक और जो धर्म विनय पिटक है ये जो है बौद्ध धर्म का यहाँ पे बनता है कब? फर्स्ट बौद्ध संगति में, जो कि राजगृह में होता है और अज्ञात शत्रु के काल में होता है। और जो चौथी बौद्ध संगति है ये तो खैर सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बौद्ध धर्म जो है महायान और हीनयान दो भाग में विभाजित हो जाता है बौद्ध धर्म। तो ये भी आपने याद रखना है, आपके एग्जाम में कई बार रिपीटेड प्रश्न है, हो सके तो आप इसका नोट्स बना के रखेंगे। अच्छा, आपने कोशिश ये करनी है कि जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं ये आप अभी के अभी याद कर ले, बाद के लिए बचा के क्यों नहीं रखना है। और मैं एक प्रश्न को कई बार फैक्ट जो है रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो देखिए गदर पार्टी से सबसे पहला प्रश्न है कि 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होती है। कहाँ पे होती है? सैन फ्रांसिस्को में होती है। और सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? यूएसए में है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। अच्छा, गदर पार्टी की स्थापना कौन करते हैं? तो लाला हरदयाल जो थे वो गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से इसका संबंधित है। तो ये आप याद रखेंगे। सारे के सारे जो एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। भारत का लिखित विवरण देने वाला पश्चिमी दुनिया के पहले व्यक्ति का नाम बताइए। तो भारत का लिखित विवरण जो देता है, ऐसे तो कई लोगों ने विवरण दिया था लेकिन जो लिखित विवरण था वो मेगास्थनीज ने दिया था। और इसने कहाँ पे दिया था? तो इंडिका नामक पुस्तक में दी थी। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है कि इंडिका पुस्तक कौन लिखते हैं, तो ये भी आपने याद रखना है कि मेगास्थनीज ही है जिन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी थी। जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित किया गया था तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट जो है वो 1919 में लागू किया जाता है और उसके बाद ब्रिटिश सत्ता भारत में जो है और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो उस समय लॉर्ड जॉर्ज जो थे वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। तो ये आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, कहाँ पे? एनटीपीसी में, इसलिए इसे लिया गया। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न था। जब नादिर शाह ने दिल्ली पे आक्रमण किया तो मुगल बादशाह कौन था ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले नादिर शाह के बारे में जानने की, ये ईरान से भारत आया था। कब? एक और प्रश्न पूछा जाता है कब आया था, तो 1739 में आया था। और इसने किसने हराया? इसने मुगल सम्राट को हराया, जो कि उस समय मुगल सम्राट थे। कौन थे? मोहम्मद शाह थे। और नादिर शाह भारत क्यों आया था? लूट करने के लिए आया था, लूट इसका प्रमुख उद्देश्य था। और इसने जो है मयूर सिंहासन जो था वो लूट लिया। उसके बाद भारत में आप जानते होंगे कि कोहिनूर हीरा जो था वो भी नादिर शाह लूट के ईरान लेके चल गया। तो इसमें से सारा का सारा जो है कहीं ना कहीं पूछा गया प्रश्न है, तो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। 1527 में खानवा का युद्ध होता है और वो किसके किसके बीच होता है ये पूछ रहा है।
तो देखिए 1527 का जो खानवा का युद्ध था वो बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था, और इसमें बाबर क्या है जीत जाता है, और राणा संगा जो राजपूता घराना से थे, राजस्थान से थे, इनकी हार होती है। और उसके बाद बाबर का साम्राज्य यानी कि मुगल साम्राज्य जो है भारत में पूरी तरह से पैर पसारने में सफल हो जाता है, क्योंकि इससे पहले जो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, और उसमें जो है बाबर जो है इब्राहिम लोदी को हराता है, और उसके बाद भारत में जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। लेकिन 1527 का जो खानवा का युद्ध था, उसके बाद भारत जो है दक्षिणी भारत में बाबर अपना पैर पसारने में पूरी तरह से सफल हो जाता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो भवनें थी, जो इमारत थी, वो ईंट से बने हुए होती थी। तो ये भी है एक चीज़। और इससे पूछा जाता है कि हड़प्पा का जो शहर था, हड़प्पा का शहर, तो उसमें जो था उसमें भी पूछा जाता है कि इमारत जो थी किससे बनी हुई थी, तो ईंट की बनी हुई थी। तो इन दोनों को ही आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय या फिर हड़प्पा के समय कुछ भी पूछ ले तो इमारत ईंट की ही बनी हुई थी। भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए एनटीपीसी ग्रुप डी में, आपका बीपीएससी में, यहाँ तक कि यूपीएससी के प्री तक में ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए भारत में जो है पूर्ण स्वतंत्रता का जो है प्रस्ताव किसके कार्यकाल में लागू किया गया था? पहले जानते हैं कि कब हुआ था। तो 1929 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो लाहौर का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वहीं पे हुआ था। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित नेहरू जी थे। उन्होंने इसमें ध्वज भी फहराया था और इस अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे। और उस समय जो है पूछा जा रहा है कि किसके कार्यकाल था? तो लॉर्ड इरविन जो थे भारत के गवर्नर जनरल उस समय थे। कब? 1929 के जो था पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव जब पारित किया गया था। तो सारा का सारा जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछा गया है, आपने अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। कौन सा राजा बुद्ध के समकालीन थे? देखिए ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए जो बिंबिसार थे वो मगध के सम्राट थे, तो अवध के सम्राट थे, मगध के सम्राट थे। और उस समय 16 महाजनपद जो था उसमें से ये सबसे बड़ा जनपद माना जाता है मगध को। तो बिंबिसार मगध के सम्राट थे और ये हर्यक वंश के संस्थापक थे। तो ये आपने याद रखना है। और इस समय बुद्ध धर्म भी अपना पैर पसारा था, बुद्ध के समकालीन थे। बिंबिसार का पुत्र जो है अज्ञातशत्रु, ये भी मगध का राजा बनता है, और इन्होंने भी बुद्ध धर्म को फैलाने में काफ़ी योगदान दिया। तो आंसर हो जाएगा दोनों ए और बी। दोनों ही जो थे बिंबिसार और अज्ञातशत्रु दोनों ही मगध के थे, हर्यक वंश के थे, और उन्होंने बुद्ध धर्म को फैलाया था, बुद्ध के समकालीन थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये पूछा जा रहा है। तो देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय पहले है कहाँ, अभी समझते हैं कि बिहार में एक भागलपुर नाम का जगह है, वहीं पे जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कौन से धर्म से संबंधित है? तो बुद्ध धर्म से संबंधित है, और धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और धर्मपाल से एक और प्रश्न पूछा था कि ये किस वंश के संस्थापक थे? तो पाल वंश के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल। तो एक साथ 4 प्रश्न आपके हो गए, और ये चारों के चारों कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए। तो चारों का चारा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है आपको। तो ये था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छा लगा होगा, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय।